सहारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। सही को सही और गलत को गलत कहने का, जिसमें हौसला हो, इंसाफ और सच्चाई के लिए जो सत्ता और तमाम सरकारी सुख सुविधाओं को एक झटके में ठुकरा दे, वो कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता। सत्ता हासिल करने के लिए क्या क्या दांव पेच नहीं आजमाए जाते, सत्ता बनी रहे इसके लिए क्या क्या समझौते नहीं किए जाते। लेकिन इसी राजनीति में कुछ शख्सियतें ऐसी भी हैं जिनके लिए उनका वसूल ही उनकी जिंदगी की असली पूंजी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की। आरिफ साहब छात्र जीवन में ही राजनीति में कदम रख दिए थे और जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुने गए, छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए और मात्र 26 साल की उम्र में विधायक बनकर वे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे और अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई। राजनीति में तेजी से आगे बढ़ते हुए वे केंद्र में कई बार कैबिनेट मंत्री रहे। लेकिन समझौता परस्त राजनीति जब उनके जीवन और उनके वसूलों से टकराई तो उन्होंने एक झटके में राजनीति को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आरिफ साहब, हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केरल इस समय दो वजहों से चर्चा में है। केरल के पलक्कड़ जिले में दुखद घटना में एक गर्भवती हथिनी की नृशंस हत्या से पूरा देश स्तब्ध है। इस जघन्य और क्रूर कृत्य की जितनी भी निंदा की जाए कम है। इस घृणित कार्य के लिए जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा देने की जरूरत है। इस घटना पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे और क्या कुछ जांच में निकल के आया है ये भी जानना चाहेंगे। आवाज नहीं आ रही, वो बोल रहे हैं, आवाज नहीं। अच्छा, हाँ, बहुत धन्यवाद उमेश जी। आपने जिस घटना का जिक्र किया है संबंध, वो बहुत ही दुखद है और जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चला जी, मैंने सरकार को इसकी पूरी रिपोर्ट देने के लिए कहा। रिपोर्ट भी तुरंत ही आ गई, कार्रवाई तुरंत शुरू हो गई। बल्कि सही बात यह है कि मेरे रिपोर्ट मांगने से पहले ही कार्रवाई शुरू हो चुकी। जी, वो जो विजुअल्स हैं, जिस तरह वो हथनी जो बाद में पाया गया कि वो 2 महीने की गर्भवती थी, वो जिस तरह पानी में मजबूरी के साथ खड़ी है, वो दिल को दहला देने वाली बात। इसलिए जो भी मैं तो मानता हूं कि जो भी लोगों ने गुस्सा दिखाया, आलोचना की, वो सब उसको बहुत ही विनम्रता के साथ, उसमें हालांकि तथ्य बहुत सही नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उसको विनम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि एक जघन्य घटना, एक बड़ा अपराध हुआ और दिल को दहला देने वाला अपराध है ये। लेकिन जब इसके बारे में जो सरकारी रिपोर्ट है उसके अनुसार तो ये था कि 23 तारीख को ये हाथी जंगल के बाहर कुछ दूरी पे देखा गया और जिन्होंने देखा उन्हें ऐसे लगा कि शायद उसके ऊपर कोई चोट है। आमतौर से फॉरेस्ट वालों का ये तरीका होता है कि अगर कोई जानवर बाहर निकल आए और तो वो ये कोशिश करते हैं कि वो उसको वापस जंगल में भेज दिया जाए उसको, ताकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में, अगर उसको कोई समस्या भी है तो वो आसानी से वो समस्या खत्म हो जाती है। ऐसा फॉरेस्ट वालों की आमतौर से यही प्रैक्टिस है, यही वो करते हैं जी। लेकिन ये इससे पहले कोई इस सिलसिले में कार्रवाई की जाए, ये हथनी खुद ब खुद थोड़ा ही बाहर थी, वापस चली गई। लेकिन उसके मुंह पर चोट है, ये कुछ
लोगों ने नोटिस कर लिया और ये सूचना जंगल विभाग को हो गई। 25 तारीख को उन्हें पता चला कि वही हाथी वो नदी में थोड़ी दूर जाके और खड़ी हुई, तो फौरन सब लोग पहुंचे, उसको बाहर निकालने की कोशिश की। जो वेटरिनरी डॉक्टर हैं उनको भी बुला लिया गया। वेटरिनरी डॉक्टर की राय ये थी, ध्यान रखिएगा कि जंगली हाथी को, वो कोई पालतू हथनी नहीं जी, जंगली हथनी को बगैर ट्रैंकुलाइजर दिए उसका ट्रीटमेंट शुरू नहीं हो सकता। लेकिन डॉक्टर की राय उसके बाहर से देख के थी कि इसको ट्रैंकुलाइजर नहीं दिया जा सकता, इसका स्वास्थ्य बहुत कमजोर नजर आता है। उसका कारण भी समझ में आता है। आपके मेरे मुंह में अगर एक छाला भी निकल आए तो हमें खाना खाना मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल, पानी पीना भी मुश्किल हो जाता है। जानवर भी वो अपनी बात कह नहीं सकते हैं, लेकिन उनका जो सिस्टम है वो तो वही है जो हमारा सिस्टम है, तो बिल्कुल। ये अंदाजा है कि उसने शायद कई दिन से कुछ खाया या नहीं हो, तभी वो इतनी कमजोर। जब डॉक्टर ने ये कहा कि ट्रैंकुलाइजर नहीं दिया जा सकता, उसके बाद जंगल विभाग ने 2 ट्रेंड हाथियों को, जिसको शायद इको कहते हैं जी, वो पूरी तरह उनकी यही ट्रेनिंग होती है कि अगर ट्रैप में फंसे हुए को, गड्ढा हो, नदी हो, उनको बाहर कैसे निकाला जाए। उनको त्रिशूल से लाया गया दोनों हाथियों को। हाथी पहुंच गए मौके पर, लेकिन ठीक उसी वक्त जब वो हाथी पहुंचे हैं और जब ये कोशिश शुरू की जा रही थी, ठीक उसी वक्त वो का दुखद अंत हो गया। तो मैं जिन लोगों ने चिंता जताई है, मैंने पहले ही आपसे कहा, बिल्कुल, तथ्य थोड़े तोड़ मरोड़ जरूर सही नहीं थे उसमें, लेकिन इतना बड़ा ये इतनी बड़ी दुर्घटना है कि मैंने पहले भी कहा है कि इसमें आलोचना को स्वीकार कर लेना चाहिए विनम्रता के साथ। चूंकि बदकिस्मती ये है कि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं होती। और मैं आपको बताऊं, सबसे पहला फोन जो दिल्ली से मेरे पास आया मेरे छोटे बेटे का था। वो इतना नाराज था फोन पर और इस कदर एजिटेटेड था। मैंने उससे कहा कि आप बजाय नाराज होने के फोन, इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन नाराज होने की बजाय इसको लिख के भेज। फिर उसका तुरंत ही उनका और उनके एक और मित्र का, दोनों का खत भी आ गया। उसी पे मैंने रिपोर्ट मांगी, शाम तक रिपोर्ट किया गया। सर एक निवेदन आपसे है, सर एक आपसे निवेदन है। आपका ऑडियो थोड़ा सा कट कट के मुझे मिल रहा है, अगर आप टेलीफोन पे शिफ्ट हो जाएं तो आपकी हमारी बात बड़ी दिलचस्प होने वाली है, हमारे दर्शकों को इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप फ़ोन पे हमसे जुड़ जाएं तो मुझे लगता है कि आपका ऑडियो फ़ोन से ले लिया जाएगा और वीडियो का इनपुट हमारे सामने मुझे दिखाई दे रहा है। ओके ओके ओके। तो अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब बने हुए हैं और आरिफ मोहम्मद खान साहब की ये विशेषता रही है कि वो बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। वो जितना अच्छा हिंदी बोलते हैं, उतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, उतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं। और कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में बहुत कम लोगों को स्पिरिचुअल और वेद साहित्य, उपनिषद, कुरान का जितना गहरा ज्ञान उनको है और उनके बारे में जो लोग जानते हैं वो बताते हैं। और व्यक्तिगत रूप से मैं भी इस बात को जानता हूं कि इन तमाम विषयों के बारे में बेहद गहरी जानकारी वो रखते हैं। हम उनसे तमाम मुद्दों पर धीरे धीरे चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी ऑडियो प्रॉब्लम की वजह से उनकी आवाज़ सही स्टूडियो तक नहीं पहुंच रही थी। इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया है कि टेलीफोन के जरिए हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं तो ऑडियो का इनपुट अलग से मिलेगा, वीडियो का इनपुट हमारे साथ है। तो हम आरिफ मोहम्मद खान साहब के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से केरल में गर्भवती हथनी की जो नृशंस हत्या हुई, उसको लेकर के अब 2 रिपोर्टें आ रही हैं, उस पर भी सर से हम चर्चा करेंगे।
और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तब तक ऑडियो हमें इनपुट सही मिलेगा और हम तुरंत वापस लौटेंगे और बातचीत का सिलसिला आरिफ मोहम्मद खान साहब के साथ जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब से। आरिफ साहब, एक और रिपोर्ट आ रही है कि जो गर्भवती हथिनी की हत्या हुई है, कुछ जंगली सुअर जो है तमाम खेती और किसानी को नष्ट कर देते हैं। उनको मारने के लिए और भगाने के लिए जो बारूद वाला फल तैयार किया गया था, जिसको जंगली हथिनी ने खा लिया और उसके कारण उसके इंटेस्टाइन में या मुंह के अंदर विस्फोट हुआ, जिससे वो मर गई। इस बारे में कोई बात हमारे दर्शकों को आप बताएंगे, क्योंकि आज देश के एक राष्ट्रीय अखबार हिंदुस्तान में संपादकीय पेज पे ये पूरा मसला छपा हुआ है। मैं यही आपको बताना चाहता था उस वक्त जी, लेकिन आप नहीं जा रही थी जी जी, कि यहाँ खुद राजभवन में जो यहाँ हमारे स्टाफ में ऐसे लोग हैं जो उसी एरिया के जंगल के नजदीक के गांवों से इनका संबंध, जी, उनसे भी और दूसरे लोगों से भी जब जानकारी ली, ये सरकारी रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन ये बात बताई उन्होंने कि उस इलाके में किसान, छोटे किसान आमतौर से अपनी फसल की रक्षा करने के लिए, और वो उसमें जो फसल को नुकसान करते हैं वो जंगली सुअर है। जी, तो उसके लिए उन्होंने ये तो नहीं कहते वो कि वो किसी के अंदर, क्योंकि उन्होंने वो ये बताते हैं कि वो एक्सप्लोजिव्स को, बहुत ही लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजिव्स को उस पर गुड़ लगा के रखते हैं। वो एक्सप्लोजिव काफी गुड़ लगा देते हैं उसके ऊपर। तो वो एक्सप्लोजिव इस होता है कि जैसे ही उसे कोई टच करेगा, खाने की जरूरत नहीं है, जैसे ही उसे कोई टच करेगा वो फट जाएगा। और वो चूंकि एक दो की तादाद में नहीं आते हैं, बड़ी तादाद में आते हैं, तो वो वहां से भाग जाते हैं। तो एक ये, अब ये इसका कोई ये किसी रिपोर्ट के आधार पर नहीं है, कि जैसा आप अखबार के लेख के बारे में बता रहे हैं, लोगों का भी ये संदेह है। मैं इसे जोर दे के कहना चाहता हूं कि किसी को इसके बारे में निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन ये संदेह है उनका कि ये जो वाइल्ड बोर को उससे अपनी रक्षा करने के लिए, खेत की रक्षा करने के लिए जो ये एक्सप्लोजिव जैगरी में लपेट के रखे जाते हैं, शायद इस हथनी ने वो उसको ले लिया और वो कुछ डिफेक्टिव या खराब क्वालिटी का रहा कि वो छूने से फटा नहीं जी, और वो उसको उसने मुंह में रख लिया। आमतौर से वो उसे टच करने से ही वो फट जाता है। मुझे बताया गया है टच करने से फट जाता है। ये कुछ इसकी क्वालिटी खराब होगी कि जो फटा नहीं, और वो शायद अभी कोई पक्का नहीं जानता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इसका कारण एक्सप्लोजिव का फटना भी हो सकता है। जो चोट उसके है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसा का जो मैंने पढ़ा है वो ऐसा कहा गया है। लेकिन कुल मिला के वो जो भी हो, देखिए असल समस्या की तरफ देखना चाहिए। असल समस्या ये है कि हमारे जानवरों को, वो चाहे केरला में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, जहां आबादी से लगे हुए जो सीमाएं हैं, वहां से जब जानवर बाहर निकलते हैं तो उनकी जान को खतरा पैदा होता है। और दूसरी तरफ ये भी बात है कि छोटा किसान है, वो ये भी नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो भी अपनी फसल को बर्बाद होने दे, लिहाजा वो भी मजबूर होता है कुछ करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस पे असल समस्या पे विचार करने की जरूरत है, जहां ऐसी व्यवस्था की जा सके
जिसमें जानवरों की जिंदगी को कोई खतरा ना पैदा हो और किसान की फसल भी सुरक्षित रहे। इसके लिए थोड़ा सा शायद हमें और ज्यादा सतर्कता के साथ, जागरूकता के साथ इस पे विचार करना पड़ेगा और इसका तर्क खास किया जाएगा। क्योंकि वो छोटे किसानों को जरा समझाना मुश्किल हो पाएगा अगर उनकी फसलों को करना होता है। दूसरी तरफ जानवरों की जिंदगी भी खतरे में नहीं डाली जा सकती, तो फिर इस पे कहीं ना कहीं कुछ इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। मैं मानता हूं। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में केरल ने काफ़ी हद तक सफलता हासिल की है। लॉकडाउन के बाद लाइफ भी पटरी पर लौट रही है। कोरोना संकट से निपटने के लिए आपने राज्य सरकार को अपनी ओर से क्या सुझाव, क्या निर्देश दिए हैं और जिस तरीके से केरल सरकार ने काम किया, राज्य के संवैधानिक मुखिया होने के नाते आपने उन्हें कैसे प्रोत्साहित किया? देखिए, मुझे तो मेरी फिक्र होनी चाहिए कि ये समस्या केवल केरला की नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है, बल्कि आज पूरे विश्व की समस्या है, पूरी इंसानियत की समस्या है। तो शुरू में तो चिंता ये थी कि एक सामंजस्य स्थापित हो, जहां जो राष्ट्रीय स्तर पे जो घोषणाएं की गई हैं वो यहाँ पर बहुत सख्ती के साथ उसका निर्देशों का पालन, जो केरल सरकार ने किया, जो दिशा निर्देश केंद्रीय सरकार के जिस तरह थे उसको बिल्कुल बहुत सख्ती से केरल सरकार ने लागू किया। लेकिन उन दिशा निर्देशों से बढ़ के ये बात ध्यान रखिएगा कि केरला में 2 साल पहले एक बहुत बड़ा इसी तरह की महामारी पैदा हुई थी जी, निपाह, जिसका नाम शायद निपाह था जी। और उसके अलावा भी केरला में पिछले 2 सालों में बड़ा भारी सैलाब भी आए, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो यहाँ की सरकार ने तो आज बहुत सरकार की प्रशंसा हो रही है, केवल देश में नहीं देश के बाहर भी, कि खास तौर से उसमें जो महत्वपूर्ण चीज मानता हूँ वो ये है कि वो किसी वक्त भी सरकार आश्चर्यचकित नहीं हुई। वो जितनी पॉसिबिलिटीज मुमकिन थी उसको सोच के इवेंचुअलिटीज को, और पहले से प्लानिंग थी हर चीज की। और सबसे मतलब जो क्वारंटाइन का बहुत ही अच्छा इंतजाम था। अस्पतालों के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि एक बात ध्यान, केरला की जो समाज है इसमें बड़ी संवेदनशीलता है, और शायद यही कारण है कि दुनिया में सबसे ज्यादा किसी एक जगह की नर्सें, डॉक्टर, टीचर अगर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं तो केरला के। बिल्कुल। और उसका भी मैं एक कारण मानता हूं, कि केरला की सोसाइटी, नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ एरियाज थे, लेकिन केरला में बड़ा क्षेत्र है, ये पुरुष प्रधान समाज नहीं था, ये नारी प्रधान समाज था। और उससे मुझे लगता है कि केरला की मानसिकता प्रभावित हुई। यहाँ संवेदनशीलता आपको प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। कोई आदमी परेशान आपको हो, उसका पड़ोसी बगैर उसका जो नजदीक में होगा वो उसकी मदद करने के लिए दौड़ेगा। यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो एक इसी वक्त भी यहाँ सरकार क्लूलेस जिसे कहते हैं कि घटना होगी और हमें पता नहीं क्या है, ऐसा किसी वक्त नहीं हुआ। और इसमें भी मैं आपको आगे बढ़ के कहता हूं जो खास बात हुई है, और देखिए एक मानसिकता का पता चलता है। केरला में इमिग्रेंट लेबर शब्द का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पे गेस्ट लेबर कहते हैं। और गेस्ट लेबर जो यहाँ काम करती है, जो अपने आप को रजिस्टर कराता है, उसका इंश्योरेंस खुद ब खुद हो जाता है।
सिर्फ वो, और अब बताओ, ये भी नहीं पूछेंगे उसके इलाज में या किसी चीज में कि आप 2 साल से हैं या आप सिर्फ 2 दिन पहले आए। रजिस्ट्रेशन आपको होना चाहिए, तो आपको कैश लेबर कहते हैं। अब मैं इनका जो सबसे बड़ी चीज है, जो मेरी कोशिश होगी कि जिसको मैं सबके संज्ञान में ला सकूं और वो दूसरे प्रदेशों में भी अपनाया जा सके। केरला सरकार के पास कुटुंबश्री के रूप में एक जबरदस्त डिलीवरी सिस्टम, और ये कुटुंबश्री जो संस्था है ये सरकार के नौकर नहीं है। ये 43 लाख महिलाएं हैं जिनके 4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। ये माइक्रो फाइनेंसिंग के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण का काम करते हैं। हर महीने 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन करते हैं। जितना पैसा उनके पास साल भर में 2 साल में होता है, उससे 4 गुना पैसा उनको बैंक से लेने का अधिकार हो जाता है। और उस बैंक से जो पैसे लेते हैं उसका जो इंटरेस्ट 3 या 4% केंद्रीय सरकार देती है, 3-4% केरला सरकार देती है। इन लोगों के ऊपर केवल 2-2.5-3% के करीब, यानी बहुत सस्ते दरों पे छोटे गांव की महिलाओं को, गरीब महिलाओं को, किसान महिलाओं को छोटे उस पर, ये सरकार के नौकर नहीं है। ये बिल्कुल यहाँ सरकार को खर्चा करना पड़ता हो। अब आप समझिए, जिस दिन लॉकडाउन हुआ अगले दिन 12 बजे तक, यानी मुश्किल से कोई 17-18 घंटे बाद 483 कम्युनिटी किचन पूरे केरला में चालू हो गए थे। और अगले दिन दोपहर लंच तक 1500 किचन चालू हो गए। यहाँ पे अब आप जानते हैं, मैं उत्तर प्रदेश से बिल्कुल भी मैं ही पैदा हुआ हूँ, पार्लियामेंट में रहा हूँ। इतने फोन हमारे मित्रों के उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बंगाल से आ रहे थे जो मजदूर यहाँ पे थे। हमारे स्टाफ के अलावा जितने फोन आए, मैंने खुद बात की लोगों से, और मैं वो परेशान थे बेचारे। वो चाहते थे कि किसी तरह पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। मैं उन्हें बताता था कि सब पहुंचाने का इंतजाम नहीं, लेकिन ये बताओ आपको खाने पीने की तो कोई दिक्कत नहीं, एक बदले को छोड़ के। किसी ने ये नहीं कहा, और उस एक का भी ये था कि वो कैंप तक पहुंच नहीं पाए थे, जिनको तुरंत ले जाया गया। और उनको न सिर्फ कुटुंबश्री द्वारा चलाए जा रहे कम्युनिटी किचन से खाना दिया गया है, बल्कि उनको अलग से किट भी दी गई। यूपी वालों को अलग किट, बिहार वालों को अलग किट, उड़ीसा वालों को अलग, बंगाल वालों को अलग। उनके जिस तरह का खाना खाने हैं उस तरह की किट दी गई कि अगर आप खुद भी बना के पका के खाना चाहें तो खा लीजिए। अरे साहब, इसलिए आपको जी, मैं सवाल दूसरा लेना चाह रहा हूं आपसे। जाहिर सी बात है कि केरला यूं ही नहीं सबसे सुशिक्षित, प्रशिक्षित और साक्षर लोगों का राज्य कहा जाता है। आपने उसको बहुत ही बारीकी से बखान किया, और कुटुंबश्री वाकई एक बहुत बड़ी योजना है जो मुझे भी नहीं पता था। आज पहली बार आपके जरिए हमारे दर्शकों को और हम सभी को पता चल रही है। कोरोना संक्रमण को फैलने के लिए तबलीगी जमात के लोगों को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सरकार ने जमात से जुड़े विदेशी नागरिकों को प्रतिबंधित भी किया है। इस बारे में आप हमेशा खुल के बोलते रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो उनको प्रतिबंधित किया गया है, करीब 1000 की तादाद में लोगों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये गलती तो किसी से भी हो सकती है, अनजाने में हो सकती है जी। कि लोग जमा हैं और वो अपनी जगहों पे वापस नहीं जा पाए जी। ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू नहीं। इशू ये है कि जो अभी आपने बताया, एक तो वहां वो लोग हैं जो टूरिस्ट बन के आते हैं और फिर वो दूसरे कामों में अपने आप को जो जहां सीधे सीधे कानून का उल्लंघन जी, वो अपने आप में इशू है। मेरे नजदीक उससे भी जो सबसे बड़ा इशू है मेरे नजदीक, वो ये है कि हमारी समस्या ये है, हमारे यहाँ थोड़ी हमारे वातावरण या हमारे लोग उनकी क्षमता में समझदारी में किसी से कम नहीं है, लेकिन
संवेदनशीलता की कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है कि जब तक कोई बड़ी घटना न घट जाए हमारा ध्यान ही नहीं जाता चीजों में। जी मुझे वहां जो लोग जमा थे उससे ज्यादा लोग जमा हुए हैं और जगह उससे उससे वो मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। मेरी प्रॉब्लम ये है, जो प्रॉब्लम मैं देखता हूं वो ये है कि उन्हें कानून के लिए कोई सम्मान नहीं, और सिर्फ ये भी कानून के लिए सम्मान नहीं बल्कि इससे आगे बढ़ के जो अपने देश की संस्कृति, अपने देश का के तौर तरीके, हमारे यहाँ जिस तरह, ये तो पार्टीशन ने हमारे माहौल को खराब कर दिया, वरना तो हमारे यहाँ तो बहुत ये तो लोग इसे जब गंगा जमनी के ऐसे लगता है, ऐसे ये मानिए इस देश में जो लोग बाहर से आए उनके आने के बाद यहाँ पे मिली जुली संस्कृति विकसित हुई नहीं। इस देश में तो ये जो बहुता की संस्कृति है, ये इस देश की जो देश का जो हमारी जो संस्कृति है, वो संस्कृति इसी के साथ, इस सिद्धांत के साथ शुरुआत हुई है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, हमारे यहाँ मिली जुली संस्कृति। इनका जो काम, जो मैं पहले भी बोला हूँ, आज आपसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं इससे पहले भी बोला कि ये असल में मुझे इनके साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये गांवों में जाते हैं और गांवों में ये एक वर्ग से कहेंगे ये जो तुमने तरीका अपनाया हुआ है ये दूसरों का है, इसको छोड़ दो। एक दीवार खड़ी करने की कोशिश करते हैं इसके बीच में। ये मुझे उनके उस काम से समस्या है। कोरोना तो चलिए थोड़ा सा मानिए 1000 मरीज बढ़ गए, 5000 मरीज बढ़ गए, इनकी वजह से हैं, कर लेंगे हम इलाज, दुर्घटना हो गई। लेकिन वो जो दुर्घटना है उनका जो रूप है कि जहां ये गांव में कमजोर लोगों के बीच में कम्युनिटी के नाम पर दीवारें खड़ी करने की कोशिश करते हैं और उसको कहते हैं कि नहीं तुमने ये रस्म रिवाज, मैंने इंटरव्यू में सुनाया था, लखनऊ में मैं एक शादी में गया, पता चला कि हम लोग बैठे खाना खा रहे हैं, खाना भी लग गया लेकिन शादी नहीं हो रही, निकाह नहीं हो रहा। तो बात को पता चला और फिर एकदम से जल्दी जल्दी हुआ निकाह। तो बात को पता चला कि साहब वो जो साहब थे जो इन्हें निकाह पढ़ाना था, वो ये कह रहे थे कि ये जो सेहरा है बांधा हुआ है लड़के ने, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, ये तो हिंदुओं का तरीका है। और लड़की वाले अड़ गए, उन्होंने कहा कि साहब दूल्हा बगैर सेहरे के हम शादी नहीं करेंगे। वो बहुत देर चलती रही। इत्तेफाक से मैं वहां मौजूद था, मुझसे मिलने डीआईजी, पता चला वो आईजी वो मुझसे मिलने आ गए वहां। वो जब वहां पे आए कुछ अपने भाइयों के साथ, तो वो लड़की वालों ने ऐसी अकलमंदी का काम किया, किसी ने पूछा ये लोग क्यों आए, तो उनको किसी ने कह दिया मौलवी साहब को कि साहब वो शिकायत हो गई है और तो ये लोग उस वजह से आए। तो उन्होंने जल्दी से निकाह पढ़ा दिया। सर आगे बढ़ रहे हैं, काम जो आपके साथ काम जो करते हैं आपके साथ वो आपत्तिजनक लगता है। आपके साथ बातचीत में समय इतना तेजी से बीत रहा है कि पता नहीं चल रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, सीए कानून के बारे में भी आप बहुत खुलकर बोलते रहे हैं। सीए कानून के खिलाफ केरल विधानसभा में प्रस्ताव पास कराना कितना सही था? इस प्रस्ताव की कानूनी संवैधानिकता या वैधानिकता क्या है आपकी नज़र में? मैंने उस पर मैं बोला भी हूं और मेरा पत्राचार हुआ जी मंत्री जी के साथ, उसमें भी मैंने वही बातें कही हैं। हर किसी को हक हासिल कि अगर वो आलोचना करना चाहते हैं किसी कानून की जो पार्लियामेंट से पास हुआ हो, असेंबली से पास हुआ हो, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, कोई समस्या नहीं जी। लेकिन लोकतंत्र में जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं को अपने कानूनी कार्य क्षेत्र के अंदर रहते हुए काम करना होता है। मानिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो सीए के खिलाफ बोलती है, उनका पूरा अधिकार है, इंडिविजुअल का पूरा अधिकार है। लेकिन मेरी ऐसी समझ है कॉन्स्टिट्यूशन की, राज्य सरकार
राज्य सरकार और विधानसभा को ये इस पे मतलब इस पर ये फैसला हो जाएगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने है मामला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि नागरिकता का मामला संविधान के अनुसार केवल और केवल केंद्रीय सरकार के अधीन आता है जी। आप असेंबली के अंदर अगर आप किसी थोड़ी देर के लिए अगर असेंबली के अंदर कोई एक क्वेश्चन करे मिनिस्टर से और ये कहे कि साहब मैंने पासपोर्ट अपना बनवाने के लिए 6 महीने पहले दरखास्त दी थी, वो यही मानी केरला नहीं जो पासपोर्ट ऑफिस है, वो मुझे इतने दिनों तक नहीं मेरे क्षेत्र के आदमी को नहीं मिला है, तो इसमें सरकार क्या जवाब देगी? सरकार क्या जवाब देगी? जाहिर सी बात है ये मामला केंद्रीय सरकार के अधीन आता है, हम इसमें कोई जवाब नहीं दे सकते। तो इसी तरह नागरिकता का मामला है, नागरिकता केंद्रीय सरकार के अधीन आती है। तो फिर आप चलिए असेंबली में आपने अपनी थोड़ी देर के लिए हम मानने देते हैं कि आपने अपनी राय बताने के लिए आपने रेजोल्यूशन कर दिया, लेकिन कोर्ट में जाके जब दूसरा भी इशू उतना ही था कि जहां कोर्ट में जाके चैलेंज किया, उस वक्त भी मैंने यही बात कही कि भाई ये ध्यान रखिए कि ये बात सही है कि चुनी हुई सरकार, ये सरकार काम करती है, केंद्रीय सरकार काम करती है, जो चुनी हुई सरकार है। जितना एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाता है राष्ट्रपति जी के नाम से। राज्य सरकार काम करती है, राज्य सरकार जो भी एक्शन लेती है गवर्नर इन द नेम ऑफ गवर्नर, राज्यपाल के नाम पे लिया जाता है। आप कोर्ट गए, मुझे पता ही नहीं है उसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उनका, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई चुनी हुई सरकार है, लेकिन संविधान के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर के एडवाइजर्स हैं, और ये इनकी जो एडवाइस है ये एग्जीक्यूटिव एक्शन में कब बदल सकती है? जब गवर्नर ने उसमें कंसेंट दे दी, बिल्कुल उसके बगैर बदल ही नहीं सकती। तो अब मैं इस मामले पे ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, और ये बड़ा अच्छा होगा कि ये साफ हो जाएगा कि क्या कोई राज्य सरकार केंद्रीय सरकार को, गवर्नर को अंधेरे में रखकर उसके कानून को चैलेंज कर सकती है जो खालिस केंद्रीय सरकार के कार्य क्षेत्र में आता। बहुत बेहतर सर। केरल सरकार ने राष्ट्रीय अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कर कहा था कि राज्य ने राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण यानी एनपीआर के अभियान को रोक दिया है। इसे लेकर आपने नाराजगी भी जाहिर की थी और कहा था कि सार्वजनिक धन का प्रयोग राजनीतिक अभियान पर खर्च करना गलत है। एनपीआर पर चल रही सियासत कितनी जायज है आपकी नजर में? नहीं, मैंने उस वक्त ये बात सही है, लेकिन साथ में मैंने एक बात और भी कही थी, चीजों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जो राजनीतिक कारणों से की जाती हैं। मैंने ये कहा था कि कोई भी राज्य सरकार, केरल नहीं, कोई भी राज्य सरकार चाहे जो राय इस वक्त दे रही हो, लेकिन या उस सबको अलग होना उससे और उसके मुताबिक कार्रवाई न करना, ये संभव ही नहीं। ये भोले की बात, कांग्रेस बड़े नेता का अगले दिन या उससे थे तो बहुत बड़े वकील भी, उनका भी यही छपा। जितने कानून के विशेषज्ञ हैं उनकी सबकी यही राय है। तो मेरा मानना है कि इसको ज्यादा तुल न दिया जाए, महत्व नहीं देना चाहिए। आरिफ साहब, हम आगे बढ़ रहे हैं। केरल सरकार ने सीए कानून की वैधता को चुनौती देने वाला देश का, जो केरल है वो देश का पहला राज्य है जिसने उसकी वैधता को चुनौती दी थी। आपने कहा था कि राज्य सरकार को कोर्ट जाने से पहले आपसे अनुमति लेनी चाहिए थी। इस बारे में हमारी आपकी बात भी हो चुकी है, लेकिन राज्य सरकार ऐसा नहीं मानती। और राज्य सरकार ने आपको क्या रिप्लाई दिया था जब आपने उस पर सवाल उठाया था? तो राज्य सरकार ने अब रिप्लाई आप इससे अंदाजा लगा लीजिए जी। जब राज्य सरकार सीए के मामले में
जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है विधानसभा में, जी उसमें जो सीए को की आलोचना करते हुए जो पैराग्राफ था, मैंने उस पर जो खत लिखा मुख्यमंत्री जी को, और एक खत नहीं 2-3 खत एक ही दिन में एक्सचेंज हुए। मैंने उसमें 3 विषय उठाए जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं, दोहराना नहीं चाहता। जी बात हो गई। ये मामला राज्य सरकार के अधीन आता ही नहीं है। उसमें मैंने तीन बिंदु उठाए। आपको मुझे थोड़ा सा इसे मैं लाइटली कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने तीनों में से एक बिंदु का भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक बात कही मुझसे कि सीए पर अभिभाषण में ये बोलना इसलिए जरूरी है कि ताकि केरला में शांति व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। तो मैंने यहाँ पे अगर आप ये समझते हैं कि अगर आप ये देखिए, ये बहुत ये लाइट बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी या और दूसरे लोग ये मानते हैं कि अगर सीए को सरकार क्रिटिसाइज नहीं करेगी तो प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था को खतरा पैदा हो जाएगा। ये बड़ा गंभीर मामला है। आप कहना क्या चाहते, इसमें क्या कहा जा रहा है, लोगों ने गौर नहीं किया। ये बिल्कुल वही आर्ग्यूमेंट है जो आर्ग्यूमेंट 1986 में शाहबानो जजमेंट को बदलते वक्त केंद्रीय सरकार ने दिया था। बिल्कुल मेरिट पे डिफेंड नहीं किया गया था उसको। हर मिनिस्टर ने खड़े होकर ये कहा था कि पर्सनल लॉ बोर्ड बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहा है, हिंसा का खतरा है, हिंसा नहीं शांति व्यवस्था का खतरा है। तो कि इसका क्या मतलब? इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो लोग इससे डिसएग्री करते हैं, सहमत नहीं हैं, या जो इससे नाराज हैं, उनकी नाराजगी अगर हम इसको, हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, जहां मैंने कहा कि आपका ये अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो वो ये नहीं कह रहे कि है, वो ये कह रहे हैं, जब वो जवाब नहीं देते तो एक तरह से ये मान रहे हैं कि उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर हमने ये नहीं किया तो शांति व्यवस्था खतरे में आ जाएगी। तो आप इनडायरेक्टली देखिए तो आप ये कह रहे हैं कि जो लोग इस बिंदु पर आंदोलित हैं या असहमत हैं, अगर हमारी तरफ से इस मामले को नहीं उठाया जाएगा और इसकी आलोचना नहीं की जाएगी तो वो काबू से बाहर हो जाएंगे। तो मैंने कहा, बाद में भी मैंने कहा, नहीं कि ये आप वही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं जो तरीका 1986 में केंद्र सरकार ने शाहबानो के उसमें किया इस्तेमाल किया था जी। तो और उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं आए, उसके परिणाम बड़े भयानक परिणाम आए। बिल्कुल। शाहबानो की बात हुई, आपके कैरियर में भी शाहबानो केस मील का पत्थर है। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटे जाने के बाद आपने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार से इस्तीफा दे दिया था। अब जब 3 तलाक को रोकने के लिए देश भर में सख्त कानून लागू हो गया है तो आपको कैसा महसूस होता है? मैं सच में ये समझता हूँ कि लोग, ये जो 3 तलाक का कानून पास हुआ है जी, आज कानून बन गया, आज 1 साल के करीब होने आ रहा है, बिल्कुल 6 महीने तो ज्यादा हो गए हैं, तो अभी लोगों को इसका महत्व समझ में नहीं आता है। ये कुपित था, कानूनी रूप इसका तक लगभग 13वीं सदी से भारत में ये व्याप्त थी। 13वीं सदी से कितने साल हो गए? जाहिर सी बात है 700 साल बिल्कुल साल हो गए, और बहुत लोग इसके खिलाफ बोले, लेकिन ये कुपिता का, मैं आपसे कहता हूं, अभी जब तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बल्कि हमारी नस्ल है जिंदा है, तब तक इसको लोग इसके असल महत्व को नहीं समझना। ये इतना बड़ा कदम उठाया गया है, एक सीधी एक कुप्रथा, एक जुल्म, एक ज्यादती जो मजहब के नाम पे हुई, और मजहब में उसके लिए कोई इजाजत नहीं।
तमाम मुस्लिम मुल्कों में ये सुधार बहुत साल पहले हो चुका। जब हमारी वाली जो नस्ल है ये शायद नहीं रहेगी, तब विश्लेषण होंगे, उसमें ये आंका जाएगा कि ये नरेंद्र मोदी जी ने कितना बड़ा सामाजिक क्रांति का, सामाजिक सुधार का ये काम हुआ है। इसके बेहतर बात को समझा जाए, ये कमाल का काम हुआ है। बिल्कुल, हम सभी मानते हैं कि बहुत ही इसके दूरगामी परिणाम होंगे। और एक बात और कह दूं मैं कि तमाम लोगों ने उस वक्त कह रहे थे कि ये सिर्फ परेशान करने के लिए, मुसलमान मर्दों को फंसाने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने के लिए कानून पास किया जा रहा है। मैं पूछता हूँ पिछले आज अब मेरा ख्याल है अब कोई तकरीबन 9 महीने से ज्यादा हो गए इसको कानून बने हुए। जरा 2 केस भी कोई बताएगा कि जहां किसी को परेशान किया गया हो। हाँ, 3 तलाक के किस्से जो रोजाना अखबार में छपते थे वो बंद हो गए, 3 तलाक तकरीबन खत्म हो गए। बिल्कुल, इसके बारे में ये हम सभी मानते हैं कि एक सामाजिक क्रांति की तरफ बढ़ा हुआ एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया तो एक सवाल मैं ले रहा हूं। आपके एक बयान का हवाला देकर पीएम मोदी ने संसद में कहा था कि कांग्रेस के नेता मुसलमानों को विकास की मुख्य धारा से वंचित रखना चाहते हैं और वो मुस्लिम समाज में कोई सकारात्मक बदलाव भी नहीं होने देना चाहते। क्या आप अपनी इस राय पर आज भी कायम हैं? नहीं, ये भी राय का मामला नहीं है भाई। राय अलग चीज होती है और तथ्य अलग चीज होती है जी। मैंने ये कहा था और ये मैंने बहुत साल पहले कहा था जी, जिसके सारे वीडियो क्लिप मौजूद है जी। विभिन्न चैनलों के पास मौजूद है, ये चैनल के पास नहीं। प्रधानमंत्री कार्यक्रम जो बना था और किस चैनल का था मुझे ध्यान नहीं है, उसमें चैनल क्लिप मौजूद है। इसमें क्या नाम है, टीवी था उस वक्त, है ना, ये वो कई जगह मौजूद था। तब है 7-8 साल पहले अखबारों में ये 3 अखबारों में कम से कम तबलीन सिद्दीकी के और सीमा मुस्तफा जी के इंटरव्यू में ये 20 साल से भी पुराना है। तो वो कोई नया हिस्सा नहीं था, लेकिन वो क्लिप शायद प्रधानमंत्री जी ने देखा होगा तो उसकी बुनियाद पर उन्होंने वो बात कह दी जी। वो ये था कि जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया था, अगले दिन मेरे ऊपर मुझे लगभग पूरे दिन मैं प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के साथ लगा हुआ कमरा वहां मुझे भेजा दिया गया। अलग अलग लोग आते थे तो मुझे इसकी कोशिश करते थे कि मैं अपना इस्तीफा वापस ले लूं। उसमें सबसे आखिर में सबसे वरिष्ठ नेता है, उन्होंने मुझसे प्यार में कहा, उन्होंने, लेकिन वो मानसिकता उसमें पता चल, मेरे लिए वो बहुत प्यार दिखा रहे थे, कोई नाराजगी में या दुश्मनी में नहीं कह रहे थे, बहुत प्यार के साथ मुझसे वो ये कह रहे थे कि तुम्हें अब तो शाहबानों ने भी अपना स्टैंड बदल लिया। इन लोगों ने दबाव डाल के शाहबानों से एक बयान दिलवा दिया था कि जो फैसला मेरे पक्ष में आया है उससे जो मिलने वाला है वो मुझे अब स्वीकार नहीं है, क्योंकि मुझे ये बताया गया है कि ऐसा पैसा लेना दीन के खिलाफ होगा जी। तो उसके ऊपर इतना दबाव बनाया, वो या तो वो 20 साल लड़ाई लड़ी या उसने आखिर में आके एक बयान दे दिया। तो उन्होंने मुझसे उसका जिक्र करके कहा कि अब तो शाहबानों ने भी अपने आप को बदल लिया है, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है कि तुम यंग हो, तुम्हारे सामने पूरा कैरियर है वगैरह वगैरह। तो मैंने जो भी जवाब दिया उसके जवाब उन्होंने कहा कि भाई हम कोई समाज सुधारक थोड़ी है, वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ पॉलिटिक्स। अब अगर ये लोग गड्ढे में पड़े रहना चाहते हैं तो तुम काहे के लिए इस्तीफा दे रहे हो। उसमें उन्होंने शाबाश की स्थिति, जहां लोग भुक्तभोगी है वो भी बदल गई और कह रही है कि हाँ मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ये लोग गड्ढे में पड़े रहना चाहते हैं तो फिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है कि तुम इस्तीफा दो। मैंने कहा मैं इससे एग्री नहीं करता, और ये जो माहौल बना जिसमें उसने अपना बयान बदला, ये भी इसीलिए बन पाया माहौल
क्योंकि सरकार इनके साथ बड़ी मेहरबानी से पेश आ रही है, इन लोगों के साथ जो दबाव डालते हैं। बिल्कुल। तो वो मैंने एग्री नहीं किया, वो अलग बात, लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से, जैसे मेरी मोहब्बत में वो ये बात कह रहे हैं, वो ये बात कही थी। और मैंने अखबारों में ये बात छपी है 20 साल से भी ज्यादा पहले। बिल्कुल। टीवी चैनल के पास ये है 7-8 साल से। बिल्कुल। क्या सियासत में किसी भी दल को सांप्रदायिक कहना जायज है? बीजेपी पर सांप्रदायिक होने का तो कांग्रेस पर तुष्टीकरण होने का आरोप हमेशा लगता रहा है। आपकी राय में ये आरोप क्यों लगते हैं दोनों पार्टियों पर? नहीं, पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिकल पार्टियों पर आरोप लगते ही हैं, वो को खास बात नहीं है ये। इसको इतना डेमोक्रेसी में लोगों को आजादी होती है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूँ कि 47 से पहले कम्युनल पार्टीजम किस पे लगता था? कांग्रेस पे लगता था। बिल्कुल। मुस्लिम लीग लगातार कांग्रेस को हिंदू जमात कहते थे और इस हद तक कहते थे कि जिन 8 साल में मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मुस्लिम लीग के पेपर ने ये शुरू किया और 90% से ज्यादा उर्दू अखबारों में मौलाना आजाद के लिए लिखा जाता था हिंदू कांग्रेस का मुस्लिम राष्ट्रपति। मुस्लिम अध्यक्ष नहीं कहते कांग्रेस प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति कहते थे। तो मौलाना आजाद के लिए कहा जाता था। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर वक्त एक शैतान की तलाश होती है। शैतान ना हो तो उनका काम नहीं चलता। बिल्कुल। तो आजादी से पहले कांग्रेस थी, आजादी के बाद भी एक बात बताऊं आपको, जब तक कांग्रेस का आधिपत्य रहा, एक वर्ग था जो कांग्रेस, ये आप एक शब्द सुना होगा, किताब किसी ने लिख दी है, सरकारी मुसलमान। ये किताब भी इस नाम से किताब भी आ गई है किसी हिसाब की। ये कौन यूज करता था? हर उस आदमी को जो कांग्रेस का मेंबर होता था उसको सूबे की निगाह से देखा जाता था। लेकिन जब कांग्रेस कमजोर हो गए तो लगता है वीडियो में प्रॉब्लम आई है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत वापस लौटेंगे और आरिफ मोहम्मद खान साहब के साथ आखिरी दौर की बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान साहब से हमारी बात चल रही है। लोकतंत्र और संसदीय परंपरा में गवर्नर की भूमिका केंद्र के प्रतिनिधि और राज्य के गार्जियन की होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में विधानसभाओं में दल बदल कानून के दुरुपयोग को लेकर राज्यपाल के अधिकारों कर्तव्यों पर भी सवाल उठते रहे हैं और ख़ास तौर से विपक्ष जो है इसको लेकर के हमला बोलता रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, गवर्नर की भूमिका के बारे में, जब दल बदल कानून चल रहा हो, हॉर्स ट्रेडिंग चल रही हो? देखिए, राजनीतिक घटनाएं क्या हो रही हैं, घटनाक्रम क्या है जी, वो उस पर को तो आप नियंत्रित करने का सोचना भी गलत है जी। वो राजनीतिक दल जाने। लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति जी के बाद राज्यपाल हैं जो ये शपथ लेते हैं कि मैं संविधान और विधान का अनुरक्षण करूंगा, उसका रक्षण करूंगा, उसके लिए प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड डिफेंस, ये शब्द संविधान ने प्रयोग किए हैं। बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और इसीलिए आप देखिए सभी जगह पे जो लोगों का ताल्लुक पॉलिटिकल पार्टियों से है, अच्छी तादाद में उनके अपॉइंटमेंट होती हैं एज गवर्नर, लेकिन अपॉइंटमेंट से पहले
वो इस्तीफा दे देते हैं पॉलिटिकल पार्टी से। जी। इसलिए क्या आपको संविधान ये अपेक्षा करता है कि जब मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करूंगा तो मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर कार्य करूंगा। मेरे लिए जो भी राजनीतिक दल या राजनेता है उनके बीच में इस आधार पे मैं कोई भेदभाव नहीं कर सकता कि उनका किस पार्टी से संबंध है। मेरे लिए एक ही, मेरे से मतलब मैं नहीं अकेले, किसी भी राज्यपाल के लिए एक ही कंसिडरेशन है और वो ये है कि संविधान का और कानून का अक्षरशः और उसकी आत्मा का अनुपालन होना चाहिए। बिल्कुल। चूंकि लोकतंत्र, एक हिंदी में एक बड़ा खूबसूरत वाक्य है कि लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। वो लोक लाज बनी रहनी चाहिए, वो लोगों का विश्वास बना रहना चाहिए। और हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ तो ऐसी मिसालें हैं कि उत्तर प्रदेश असेंबली में पुरुषोत्तम दास टंडन जी स्पीकर थे, एक अपोजिशन के मेंबर, मतलब ये आजादी से पहले की बात है जी। ये भारत के जो संस्कार है ना, उसमें ये हमें इसको अंगीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होती कि मैं पार्टी का मेंबर था लेकिन अब मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम करूंगा। वो स्पीकर हुए, उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन का या सदन का कोई एक सदस्य किसी दिन भी अगर उसे मेरी निष्पक्षता पर संदेह होगा मैं उसी वक्त छोड़ दूंगा। और एक मेंबर ने कहा और छोड़ के चले गए। और उसके बाद वो अपोजिशन पार्टी जिससे उस सदस्य का संबंध था, उसके लीडर ने उस मेंबर से कमरे में ले जाके माफी मंगवाई और जाके सबने खुशामद की और कहा कि नहीं, हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास। तो हमारे ये हमें जो बुनियादी बात यह, अरे ध्यान रखिए कि इस देश का तो ये जो आदर्श पुरुष है उसका नाम भी मर्यादा पुरुषोत्तम। बिल्कुल। मर्यादा की रक्षा, संविधान की रक्षा, कानून की रक्षा, इसका मतलब है मर्यादा की रक्षा। बिल्कुल। समय का अभाव है सर, इसलिए कई सवाल हैं आपसे पूछने, बड़े जरूरी हैं। जब आपने राजनीति से लगभग अलविदा कह दिया था और बिल्कुल अपने स्वाध्याय में चले गए थे और राजनीतिक कार्यक्रमों से अपनी दूरी बना ली थी, पार्टी से अपनी दूरी बना ली थी, मन के अंदर इस बिछोह का क्या कारण था? नहीं, कोई कारण नहीं था, कोई कारण नहीं था। मैं अगर आज भी आपसे कहता हूं जी, और ये नेगेटिव सेंस में, नकारात्मक सेंस में मत लीजिएगा, बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में लीजिएगा, बिल्कुल, कि मैं खान मार्केट में बाहर किताबों की दुकान पे जाता था जी, तो बाहरी साहब मुझसे कहते थे, बाहरी सेंस में मैं भी जाता हूं कभी कभी, हाँ, वो उठ के खड़े हो जाते थे और मुझसे कहते थे आप मेरी जगह बैठिए। तुम क्यों कहते थे? क्योंकि मैं उन्हें बहुत दफा कह चुका था कि बारी साहब, ऊपर वाले की मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी है, उसने सब कुछ दिया है, लेकिन इसके बावजूद दो लोगों से जलन होती है, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले से और इस किताब की दुकान के मालिक से। मुझे मतलब अगर मेरा मतलब कोई चीज जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी वो थी कि मैं यूनिवर्सिटी में होता, कहीं अध्यापन के कार्य में होता, और अगर वो नहीं तो दूसरा मेरे दिमाग में जो आता, तो मैं तो यूनिवर्सिटी से निकला और केवल असेंबली में नहीं आ गया बल्कि सीधे ही मिनिस्टर हो गया। तो मैं एक तरह से जो बीच का जो समय होता है जिसमें इंसान अपनी जिंदगी शुरुआत करता है, वो तो कहीं मौका ही नहीं मिला, सीधे राजनीति में आ गए। लेकिन अगर कोई काम अपनी कोई प्रोफेशन के तौर पे कोई चीज चुनी होती तो मुझे दो ही चीजें, मैंने आपसे कहा, दो चीजें हैं जो मेरे मन में हैं कि एक अध्यापन और एक किताब। तो वो चूंकि मेरी पसंद की चीज थी, तो अब इतनी कम उम्र से राजनीति में आए, अब मैं जीवन को जैसे कहते हैं मैं एंजॉय करना चाहता था, और एंजॉय करने के लिए, और मैं जिस पार्टी से उस वक्त मेरा संबंध था, मैं उनके अध्यक्ष को कह के आया कि मैं कहीं और नहीं जा रहा हूं,
लेकिन मैं अपने आप को विड्रॉ कर रहा हूं बिल्कुल। और मैं अब सिर्फ अपने आप को पढ़ाई लिखाई के काम में लगाना चाहता हूं। हाँ, अगर किसी वक्त आप मुझसे कहेंगे कि जरूरी है कोई काम करना तो मैं जरूर आ जाऊंगा, लेकिन नॉर्मल राजनीति करने के लिए अब मैं समय नहीं देना चाहता। अब मैं जरा अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं। और उसी बीच में ये मेरी किताब आई जो 11 हफ्ते के अंदर, 11 सप्ताह के अंदर बेस्ट सेलर बनी। बिल्कुल। तो मुझे उसका ऊपर वाले का बड़ा करम है और मैं बहुत विनम्रता के साथ मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। जितना आप कुरान को गहराई से समझते हैं, उतना वेद और अध्यात्म और महाभारत रामायण की भी तमाम चीज़ों पर बहुत अधिकार से आप बोलते रहे हैं। एक सवाल मैं देश के नौजवानों का प्रतिनिधि बन के आपसे पूछना चाहता हूँ। जिस तरीके से जिहाद को गलत तरीके से समझाया गया और जिस तरीके से मुस्लिम यूथ को शहीद होने की ट्रेनिंग दी गई, इस पर थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कुरान के हिसाब से जिहाद क्या है, जिहाद की शिक्षा क्या है। मेरे ख्याल से मैं इस पे बहुत बोला हूँ और इस पे अभी जरूरत है कि और खूब बोला जाए। बिल्कुल। मैंने बार बार जो बोला हूँ उसमें भी यही दिखाया है और जो लिखा है उसमें भी कुरान की आयतों से और जो कानून बनाया गया बात को बादशाहों के जमाने में, उससे ही दोनों को दिखाया है कि दोनों में कितना कंट्राडिक्शन। कुरान का जिहाद है, वो जिहाद है अपनी बुराइयों के खिलाफ। इंसान के अंदर जो दैविक तत्व भी है और असुरी तत्व भी, अपने अंदर जो वो असुरी तत्व है, जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वो कहते हैं कि धर्म की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि क्या है रिलीजन, क्या है रिलीजन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मैन। जो आत्मा के रूप में जो दिव्यता आपके अंदर निहित है उसका प्रकटीकरण। एक्चुअली धर्म भी उन्होंने रिलीजन शब्द इस्तेमाल किया है। भारत में धर्म का जो प्रयोग है वो है आपकी ड्यूटी के रूप में। बिल्कुल। धर्म रिलीजन नहीं है। रिलीजन, भारत का धर्म आध्यात्मिकता है। भारत का धर्म एक ही है और फिर उस आध्यात्मिकता में हर किसी को इजाजत है कि वो अपने तरीके से अपना मार्ग, आपो दीपो भवा। बिल्कुल। आमतौर से इसको कहा जाता है कि ये महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने उनकी मृत्यु के समय उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि भगवान कोई अपनी नसीहत कर दीजिए हमें। तो उन्होंने कहा आपो दीपो भवा, अपना मेरी ऑथोरिटी पे भी कोई चीज मत मानना। बिल्कुल। अपना रास्ता, अपना प्रकाश खुद हासिल करो। बिल्कुल। ये असल में ये नाम से तो ये भगवान बुद्ध के है, इसलिए कि भगवान बुद्ध भी इसी संस्कृति की पैदावार थे, लेकिन ये असल में अथर्ववेद का सूत्र है जिसमें कहा गया कि हाँ ये अथर्ववेद का सूत्र है। लेकिन चूंकि उन्होंने आखिरी वक्त में कहा है इसलिए हर जगह इसको आप इंटरनेट पे जाइए, कहीं जाइए तो वो भी जिक्र मिल जाता है, लेकिन वो भगवान बुद्ध के नाम से आता है। बिल्कुल। तो वो ये हमारी जो विरासत है, हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है, उसमें जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है उसका महत्व नहीं। स्वामी विवेकानंद तो इस हद तक कहते हैं, वो तो कहते हैं इफ यू वांट टू बी ट्रूली रिलीजियस देन डोंट बिकम पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। इट इज मच बेटर टू बी विदाउट रिलीजन देन बिकमिंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। ऑर्गेनाइज करके तो जैसे ही आप चीजों को संस्थागत करिए, उनकी प्राण, उनकी आत्मा गायब हो जाती है, फिर आप उसके शब्दों से चिपके रह जाते हैं। इसलिए भारत की परंपरा, भारत का धर्म जो है देश का, वो है आध्यात्मिकता। और आध्यात्मिकता क्या है? जी कुछ आप कह रहे थे। आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता में बुनियादी तौर पे
ये स्वीकार करना है कि जो मेरे अंदर है वही आपके अंदर है। बिल्कुल। अगर मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा तो मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं, वो नुकसान पलट के मेरी तरफ आएगा। बिल्कुल। ये तो मेरा स्वार्थ मुझे ये बताता। अगर आप भारतीय दर्शन के मुताबिक जाएं तो मैं तो कहता हूं, अगर आप भारतीय दर्शन में तो स्वार्थी हो जाइए। स्वार्थ का मतलब ही ये है भारतीय दर्शन में कि आपके फायदे में ये है कि आप दूसरे का फायदा करिए। बिल्कुल। ये आपका स्वार्थ इसमें है कि आप परहितकारी बनिए, उसमें आपका फायदा है। बिल्कुल जी जी। आखिरी दो सवाल है। एक सवाल, जिस तरीके से संसद और विधानसभाओं में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लंबे समय से बात उठती रही है, कानून बनाने को लेकर कि ठोस कानून बनाया जाए, क्या आपको लगता है कि अब वो समय आ गया है कि कानून जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमारे देश में भी चीन की तरह बना दिया जाना चाहिए? मैं चीन का अनुसरण करने के लिए मैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा राजी नहीं पाऊंगा जी। देखिए, असल जो समस्याओं का जो असल इलाज, वो इलाज है कि लोगों को शिक्षा दीजिए और उनके अंदर जागरूकता पैदा कीजिए। दी बेस्ट गवर्नमेंट इज द लीस्ट गवर्नमेंट। ये 2000, मुझे अगर सही याद है तो ये जो अभी चुनाव हुआ है पार्लियामेंट का, इसमें नहीं, इससे पहले वाले में ये चीज हमारे उस वक्त माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कही थी, द बेस्ट गवर्नमेंट इज द लीस्ट गवर्नमेंट। और आपके सामने मिसाल है, आपके सामने ये भी मिसाल है कि चाइना ने ये किया है, लेकिन आपके सामने अपने देश के अंदर उदाहरण कि जहां जिन लोगों के अंदर शिक्षा है, जिनके अंदर जागरूकता है, उनका बिहेवियर बदल जाता है, उनका तौर तरीका बदल जाता है। मुझे बताइए, जिन गांवों में शाम को अंधेरा होने के बाद कोई रोशनी का इंतजाम नहीं है, मनोरंजन तो बात को होगा, लाइट ही नहीं है, वहां पे अगर आबादी नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? जाहिर सी बात है। अब आप, ये चीजें कानून से नहीं नियंत्रित होती, ये चीजें नियंत्रित होती हैं जागरूकता से, शिक्षा और जागरूकता। बिल्कुल, शिक्षा और जागरूकता। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अब दूसरे कार्यकाल में भी 1 साल पूरा कर चुके हैं, आपने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में तमाम प्रधानमंत्रियों को करीब से देखा है। नरेंद्र मोदी को कितना बेहतर और कितना अलग पाते हैं? क्यों नरेंद्र मोदी इतने प्रासंगिक हैं? देखिए, एक तो तुलना नहीं करनी चाहिए जी, लेकिन नेतृत्व के एतबार से अगर आप देखिए तो नरेंद्र मोदी जी असाधारण व्यक्ति, और मैं किसी और की नहीं, मैं ये अपने जाति तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूं जी। गुजरात में 2002 का जो ट्रेजेडी है, मुझे गुजरात घूमने के 6 महीने के बाद मेरी बात में बिल्कुल स्पष्ट हो गया मेरे दिमाग में कि अगर मैं भी मुख्यमंत्री होता उस वक्त गुजरात का, तो मेरे बस की भी नहीं था कि मैं उसको नियंत्रण कर सकूं। और जिस तरह नरेंद्र मोदी जी को टारगेट बनाया गया, उनके ऊपर अटैक हुए, उनकी आलोचना हुई, मैंने भी उनकी आलोचना की है, ये मैं बता दूं आपको, मैंने खुद आलोचना, लेकिन मुझे 6 महीने में समझ में आ गया कि यहाँ पे समस्या किसी व्यक्ति के कारण नहीं हुई है, ये पूरा माहौल इतना खराब बना है कि ये, और उससे पहले अगर आप उसे कंपेयर कीजिए, जो कुछ हुआ चिमन भाई के जमाने में, जो हुआ माधव सिंह जी के जमाने में, लेकिन लोग असल में भूल जाते हैं चीजों को। और मैं तो इस तरह देखता हूं, अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा था, मैंने तो अपने आप को राजनीति से बिल्कुल अलग कर लिया।
मैं सेंट्रल हॉल भी नहीं जाता। और जैसा मैंने आपसे कहा, मैंने आलोचना भी की है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की खूबी है कि अगर उन्हें ये लगता है अगर उन्हें ये लगता है कि किसी काम के लिए आप उचित व्यक्ति हैं जो आप उस काम को ठीक से कर सकते हैं, तो ना वो फिर ये याद रख रहे हैं कि किसी वक्त मैंने उनकी आलोचना भी की, ना उन्हें इससे फर्क पड़ रहा है कि मैं तो घर बैठा हुआ हूं, मैं तो कभी सेंट्रल हॉल नहीं जाता, मैं तो कभी आप समझिए, मैं सिवाय पब्लिक एंगेजमेंट्स जो होते थे 10 साल तक, कहीं बोलना है या कहीं कुछ लिख के देना है, इसके अलावा मैं घर से निकलता ही नहीं था। तो मैं तो मानता हूं कि जहां जिस व्यक्ति में ये क्षमता हो कि वो अपने निजी कंसिडरेशन से ऊपर उठ के फैसला कर सके, यही तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है लीडरशिप के लिए। और लीडरशिप, मैं अपने हित को ना देखूं, मैं देश हित को देखूं, मैं समाज हित को देखूं, यही तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट। बिल्कुल। और मैं मानता हूं कि ये नरेंद्र मोदी जी के अंदर, मैं सर्टिफिकेट देने वाला कोई नहीं हूं, मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, चूंकि जी एक आखिरी सवाल, आपने पुरुषोत्तम दास टंडन जी का उदाहरण दिया कि एक सदस्य ने कहा और वो उठकर चले गए इस्तीफा देकर। ऐसा ही उदाहरण मिलता है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे तो एक दुर्घटना हुई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब आपने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया था और आज जब आप केरल के गवर्नर हैं, राजनीति और नैतिकता कितनी बदली है, कितना अंतर आया है पहले में और अब में? जो नेता होते थे और जो नैतिक जिम्मेदारी लेकर के भी उसमें उनका कोई दोष नहीं होता था, लेकिन कुर्सी छोड़ दिया करते थे, आजकल ऐसा कम देखने को मिलता है। नहीं, पहले भी बहुत कम देखने को मिला है, कोई ज्यादा नहीं। देखिए, हमारा तो बहुत बड़ा देश है, कोई साल ऐसा गुजरा ही नहीं जिसमें कोई ना कोई बड़े कांड की बात ना हुई हो। लेकिन इस्तीफा तो कोई मुश्किल से देता है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ, राजनीति में खराबियां और अच्छाइयां पहले भी थी, राजनीति में खराबियां और अच्छाइयां आज भी। मैं सब लोगों को एक ही बात कहता हूं कि हमारी असल समस्या ये हो गई है, हम अपनी परंपराओं से हमने रिश्ता तोड़ लिया, हमें जानकारी ही नहीं है अपनी परंपराओं की, इसलिए हमने पॉलिटिक्स का माना लगा लिया है स्वार्थ सिद्धि। इसलिए पार्लियामेंट में भी जब हम किसी से बेहतर आचरण की अपेक्षा करते हैं तो हम उससे अपील करते हैं और कहते हैं जरा राजनीति से ऊपर उठ के ये काम करिए। कहते हैं जो राजनीति करने वाले हैं वो कह रहे हैं राजनीति से ऊपर उठ के। अब ये केवल इस बात को दर्शाता है कि हम अपनी जो हमारी भारतीय परंपराएं, हम उनसे अनभिज्ञ। हमारे यहाँ कहा गया है, ध्यान रखिए, सर्वे त्यागा राजधर्मेषु विरिष्टा, सर्वे दीक्षा राजधर्मेषु युक्ता, सर्वे विद्या राजधर्मेषु चोक्ता, सर्वे लोका राजधर्मेषु प्रविष्टा। जितना बड़े से बड़ा कोई त्याग तपस्या का काम किया जा सकता है वो राजधर्म में ही किया जाना चाहिए। जितनी ज्यादा से ज्यादा विद्या, नॉलेज, ज्ञान का अर्जन चाहिए राजधर्म को चलाने के लिए, राजधर्म को चलाने के लिए त्याग चाहिए, राजधर्म को चलाने के लिए विद्या चाहिए, राजधर्म को चलाने के लिए दीक्षा चाहिए, राजधर्म को चलाने के लिए सर्वे लोका प्रविष्टा। जहां राजधर्म करने वाला आदमी, जो राजधर्म की जिम्मेदारी है जिसके ऊपर, उसके लिए सब एक, हमारी परंपरा में तो वसुधैव कुटुंबकम हर किसी के लिए है, लेकिन राजधर्म के लिए तो वो उसका एकदम, उसका दुख है जी। और अब एक और बात भी कही गई है और वो ये है कि जब आप, ये गीता का है कि जब आप अपने दिल के अंदर हर किसी की पीड़ा को महसूस करें, वो है कि जहां जिसे ये कहा जा सकता है कि अब आपको प्रभु का बोध हो गया है। हर किसी की पीड़ा,
तो हमारे यहाँ हमें एक बात की जरूरत है बजाय इन कंपैरिजंस के, कि हम कहीं एक कोशिश होनी चाहिए और ऑर्गेनाइज कोशिश होनी चाहिए कि जहां हम अपनी नौजवान नस्ल को, अपने लोगों को अपनी परंपराओं के बारे में बता सकें कि इसमें ये क्या यूनिवर्सल विजन है, क्या ह्यूमैनिटेरियन विजन है, और इस पे अगर हम आचरण करें तो ये दुनिया, भारत सिर्फ खुद नहीं बेहतर हो जाएगा बल्कि पूरी दुनिया को मार्ग दिखा सकेगा। सर, आपने सहारा न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करने के लिए आज इतना लंबा समय निकाला, आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद करता हूं। तो हमारे साथ बात कर रहे थे केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब, जो अपने निजी जीवन में बेहद संजीदा इंसान हैं, जिन्होंने कुरान के साथ साथ भारतीय उपनिषद, वेद, रामायण, महाभारत सब पे बहुत ही गहरा अध्ययन किया है, और एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में हमेशा वो इसलिए अलग तरीके से जाने और पहचाने गए क्योंकि उन्होंने अपने वसूलों की किताब सबसे ऊपर रखी, इसीलिए वो सत्ता में आते रहे और सत्ता को ठुकराते भी रहे। तो हस्तक्षेप में हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे एक स्पेशल बुलेटिन के साथ, लेकिन 8 बजे हस्तक्षेप देखना न भूलिए। धन्यवाद, सहारा प्रणाम।